नमस्कार। मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ संस्थापक मधेसवादी हिन्दी भाषा अभियानी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता रमन पाण्डे। उहाँ विशुद्ध गान्धीवादी नेताका रूपमा पनि आफ्नो जीवनशैली त्यही किसिमको उहाँको परिचय पनि छ। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छैन कार्यक्रममा? जी धन्यवाद। हजुर, यो हालै आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। लोकसभा नेपालको जुन दुर्गति भयो, किन भयो यस्तो? हरेक पार्टी का, लोकसभा नेपाल का लगातार जितनी भी अभी राजनीतिक पार्टी, चाहे हमारी पार्टी हो, अन्य मधेश के लिए काम कर रही पार्टी, जो भी सत्ता के नजदीक पहुंचे या सत्ता से अपना संबंध रखे, उन सबों की दुर्गति हुई। तर लोकसभाले त आफ्नो थ्रेसहोल्ड पनि कटाउन सकेन। राष्ट्रियबाट है, ये हम लोगों के लिए शर्मनाक विषय है। हम भी उस पार्टी के एक सिपाही हैं। हमारी जितनी जिम्मेदारी बनती है उतना जिम्मेदारी लेना चाहूँगा। यह विषय निश्चित रूप से हम लोगों के लिए अच्छी विषय नहीं रही। हम लोग जो अपेक्षा मधेश के लोग हम लोगों से किए थे, उस अपेक्षा पर हम लोग खरा नहीं उतर सके। इसी का कारण हुआ। जो आम जन होते हैं वो किसी का गुलाम नहीं होता, वो किसी को नेता बनाने के लिए इंतजार नहीं करते। उन्होंने अपना रास्ता तय किया। होना नहीं चाहिए था, तकलीफ हमें भी है, कोशिश हम लोगों ने किया, लेकिन इस बार जिस तन्मयता के साथ लोग हम लोगों का संग साथ विगत के चुनाव में निभाए थे, वो संग साथ इस बार हम लोग उन लोगों का नहीं ले सके। यह कमी हमारी रही, जनता की कमी नहीं रही। निश्चित रूप से हम थ्रेशोल्ड नहीं पार कर सके। इसका विश्लेषण पार्टी के भीतर होना बाकी है। जब पार्टी के अंदर विश्लेषण होगी, दूसरा पार्टी भी करेगी, हमारी पार्टी लोकसभा भी करेगी, तो उस विश्लेषण में हम लोग अपनी विषय रखेंगे। अभी तो हमारा संगठन भी अधूरा है। 1.5-2 वर्षों में लोकसभा का संगठन ही नहीं बन पाया। सत्य क्या है कि लोकसभा 1.5-2 वर्षों के भीतर हमारी पार्टी राजपा, जिस वक्त हम लोग जसपा से अलग होकर लोकसभा बने, उसके बाद हमारी पार्टी एक कमरे में कैद होकर, एक कमरा में कैद होकर रह गया। केही नेताहरूको तो अब नेता तो क्या कहिए, बड़ा अब हम तो चूंकि आप जानते हैं, बारंबार आपसे मुखातिब होता आया हूँ काठमांडू आने पर। इन 33 वर्षों की यात्रा में हमने मधेश का विभिन्न अवस्था देखा है। तो नेता कहें या जो कहें, कारण जो भी हो, हम तो आपको एक आग्रह किए ना कि जब इसकी विश्लेषण होगी, जब बैठक होगा, तो हम लोग वहाँ विषय को रखेंगे कि क्या कारण रहा। सच्चाई इतना ही समझा जाए कि हमारा संगठन ही नहीं था। संगठन ही नहीं था तो संगठन नहीं था तो केंद्र, प्रदेश, जिला, गांव, वार्ड, नगर का संबंध क्या होता है? तो बचपन में आप साइकिल चलाए होंगे, साइकिल होता है ना, साइकिल। तो साइकिल में जब पैडल मारते हैं तो चैन होता है, तो एक चैन दूसरे चैन से जुड़ा रहता है। तो चैन ही नहीं बन पाया क्या? तो चैन जब नहीं बन पाया या हम नहीं बना पाए, तो अपनी विषयों को नीचे तक नहीं ले जा पाए, अपने मतदाता तक नहीं ले जा पाए। तो नहीं ले जा पाए तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हम थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाए। इतना ही। जो लोग वहां तक ले गए, वो लोग थ्रेशोल्ड को पार की, ईमानदारी से तो कहना पड़ेगा। और यह अवस्था का जो सृजना हुआ, तो इसके लिए अब एक साधारण सिपाही हूँ, तो साधारण सिपाही देखता रह गया। मैं कर भी क्या सकता था? एक सिपाही देखता रह गया, देखता रहा। हजुर, इससे अधिक क्या कहूँ मैं? भनेपछि तपाईँहरू यस्तै हेर्दै रहने, हेर्दै खाली ये कैसे होगा? ये तो नहीं होगा ना। अब के गर्ने त? विश्वकर्मा भगवान के तरह पार्टीले गति लिने अहिलेसम्म देखिएको छैन। तो बैठक का इंतजार है, बैठक होने दीजिए। के को बैठक हुन्छ? बैठक केन्द्रीय समिति छैन? हाँ हाँ, ठीक बात। कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना।
जो कुछ है थोड़ा बहुत कागज पर है। केंद्रीय तो देखिए, इंतजार कीजिए, विस्तार उस्तार होवे, बैठक होवे, औपचारिक विस्तार, औपचारिक बात रखने के लिए औपचारिक मंच तो चाहिए ना। और आपने आज मुझे यहाँ बुलाया तो हम यहाँ तो बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से औपचारिक मंच का कुछ निर्माण होगा। तो आवश्यकता हुई, हम लोग, हमारे जैसा सिपाही या और भी बहुत सारे नेता हैं 22 जिला के भीतर में, पहाड़ में, जनजाति इलाका में, तो वहाँ बुलाया गया तो अपने विषयों को रखेंगे कि किस कारण से काहे ऐसा हुआ। लेकिन आप एक बात पूछे हैं ना अभी कि ऐसे ही देखते रहिएगा, देखते कैसे रहेंगे साहब, देखते नहीं रहेंगे, देखते नहीं रहेंगे ना, कभी देखते रहे हम अहिलेसम्म त हेर्दै आउनु भएको छ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किस, कैसे कह सकते हैं। ठीक है, 1.5-2 वर्षों से यह अवस्था हुई तो थ्रेशोल्ड भी नहीं पार कर सके, लेकिन यथा स्थिति में ही यदि रखने का प्रयास हुआ, यथा स्थिति में ही यदि पार्टी चलाने का प्रयास हुआ, हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी को बनावे, अवस्था अच्छा करें, कहाँ तक हम लोग इसको कर सकते हैं। यदि नहीं ऐसा हो पाया तो यथा स्थिति में कैसे छोड़ देंगे। इसका कारण है ना साहब, जब हम लोग 16-17 वर्ष के आयु के थे तो हम लोग गजेंद्र बाबू को देखते थे। आज के दिन आपके साथ ही अंतर्वार्ता हो रहा है, तो सबसे पहले इस अंतर्वार्ता के अवसर पर हम नेपाल सद्भावना पार्टी के संस्थापक नेता स्वर्गीय श्यामलाल मिश्र, सुनसरी निवासी श्यामलाल बाबा हम लोग बोलते थे, पहली बड़ा ही क्रांतिकारी हमारे नेता थे, गजेंद्र बाबू के परम मित्र भी थे। तो श्यामलाल मिश्रा जी की आज 7वीं पुण्यतिथि भी है। तो आपके इस कार्यक्रम में ही मैं सुनसरी निवासी सद्भावना पार्टी के संस्थापक नेता, विशुद्ध मधेशवादी नेता बाबा श्यामलाल मिश्रा जी के उनके 7वें पुण्यतिथि पर उनके प्रति मैं हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहूँगा। तो देखता कैसे रहूँगा, श्यामलाल मिश्रा साहब की आज पुण्यतिथि है। यह मधेश जो है ना, यह गजेंद्र सिंह जी का भी मधेश है, राम जन्म तिवारी जी का भी मधेश है, क्रांतिकारी रामचंद्र मिश्रा जी का भी मधेश है। यह मधेश है, यह हृदय त्रिपाठी और राजेंद्र महतो का भी मधेश। यह मधेश जो है, यह संत प्रसाद चौधरी जी का भी मधेश है। आज हमारे बीच हों या न हों, यह मधेश केदार जादव का भी मधेश है, विश्वनाथ शाह का भी मधेश है। यह मधेश अनगिनत वीर योद्धाओं का मधेश है। यह मधेश राजेंद्र महतो का भी मधेश है, अनिल कुमार झा का भी मधेश है, महंत सिंह और शरद सिंह भंडारी का भी मधेश है, और हमारे जैसे सतही सिपाहियों का भी मधेश है। यह मधेश इस देश में निवास करने वाले 53% आबादी की मधेश है, 30% जनजातियों की मधेश है। तो मैं कहना यह चाहता हूं आपसे, आज की अवस्था में यह मधेश डॉक्टर CK राउत का भी मधेश है, उपेंद्र यादव का भी मधेश है। कहना यह चाहता हूं कि अवस्था ऐसा काहे आया, क्यों आया। तो हम लोग जो सपना जो दिखाए, सपना नहीं दिखाए, वास्तव में हम लोगों ने कहा, मतदाताओं को आश्वस्त किया, अपने समुदाय को आश्वस्त किया 32-33 वर्ष पहले, जिन विषयों पर लोगों को आगे लाया, जिन विषयों पर लोग हमको संग साथ देते हुए शहीद हुए, घायल हुए, और वह विषय यदि पूरा होते हुए हम लोग नहीं देखेंगे तो यथा स्थिति में कैसे रहेंगे कि आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ने, अगाडि बढ़ने बाटो को मतलब। अब देखिए, आगे बढ़ने का रास्ता आंदोलन होगा ना। फिर से हम लोगों को तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। 33 बरस पहले जहाँ चले थे, एक कदम वहाँ से आगे मधेशवाद बढ़ नहीं पाई है, मैं प्रमाणित कर दूंगा, बल्कि पीछे की ओर लौटा है। आप कहिएगा संहिता आ गई, मैं कहता हूँ ऐसा संहिता नहीं आता तो बढ़िया, वो विकृत संहिता 22-23 जिले का संहिता लाना था, आ गया क्या, तो 8 जिले का विकृत संहिता, स्वीकृत संहिता आ नहीं पाया। हम लोग चाहते थे काठमांडू राजधानी परिवर्तित होकर चले, नारायण घाट नवलपरासी, राजधानी यहीं का यहीं खड़ा है। देखिए 14 पहाड़ी जिला से घिरा हुआ है काठमांडू राजधानी। इसको पूरा करना है ना साहब। तो जो साधन है, लोसपा के साधन में हम अभी सवार हैं, हमारे जैसे बहुत लोग सवार हैं। इस साधन को हम ठीक करेंगे, रींच हथौड़ी तो रखें, इसको ठीक किया जाए। और ठीक यदि नहीं होगा, बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा, तो फिर आगे कुछ रास्ता निकलेगा। आंदोलन जब होगी तो आंदोलन, नया पार्टी, नया नेता, सब कुछ नया पैदा करेगा ना। तो उस अवस्था में जाके
अभी इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप ही ने कहा ना कि आपके यहाँ न केंद्रीय कमेटी है, न कुछ है, न कुछ है, तो इसको देखता हूँ कुछ दिन ठीक होता है कि नहीं होता है। ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर कुछ आगे का रास्ता तो तय करना पड़ेगा, और उस तय करने के क्रम में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो हम लोग जिस मांग मुद्दा के प्रति प्रतिबद्ध हैं उसको हम पूरा करेंगे। बहुत दुखी हूँ साहब, बहुत दुखी हूँ। काठमांडू आया हुआ 8-10 रोज हुआ, अभी विज्ञप्ति पढ़ा कि सुन रहा हूँ कि अब मधेसी में, मधेश जो हमारे अपनी है, थारू भाई अब हमारे साथ नहीं होंगे, मुस्लिम भाई अब हमारे साथ नहीं होंगे। हम अपने लोकसभा पार्टी ऑफिस में गए थे, हम अपने माननीय अध्यक्ष राजन महंत ठाकुर जी से 3-4 रोज पहले जाते ही हम विशुद्ध राजनीतिक बात पूछते हैं, व्यक्तिगत बात हमारी कुछ है भी नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं राजनीति में। तो हम पार्टी ऑफिस में गए, उनसे भेंट हुई, उनको कहा कि अध्यक्ष जी क्या पार्टी को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। मधेश को विभाजित किया जा रहा है, तो विभाजित मधेश कुछ प्राप्त तो नहीं करेगा। विभाजित मधेश आज तक तो कुछ प्राप्त नहीं कर सका, तो विभाजित मधेश को करने हेतु यहाँ का जो सिंह दरबार बैठा हुआ है, जिसके हम सब पुजारी हैं, जिसके हम सब पुजारी हैं, और हमारी पार्टी है तो हम हो गए ना। हम आज तक कोई सुख सुविधा प्राप्त नहीं किए, चाहिए भी नहीं इन लोगों का नस्लीय सुख सुविधा हमको, लेकिन हम पार्टी में जब तक सम्मिलित उसके एक सिपाही हैं, तो हमारी पार्टी के लोग जब सरकार में जाते हैं, मंत्री बनते हैं, तो हम भी गए, ये तो मानना पड़ेगा, नैतिक रूप से तो हम गए। तो पार्टी का स्टैंड आना चाहिए ना कि आज क्या हो रहा है कि मुस्लिम मधेसी नहीं, थारू मधेसी नहीं। वहाँ हम पूछे थे, जिज्ञासा अपना रखे थे, लेकिन कुछ पता चला नहीं। कल हम रेशम जी से भी मिलने गए थे सदर खुर्द दिल्ली बाजार में, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि नहीं, सभी लोग मधेश के हैं, मधेसी हैं। तो विभाजित अवस्था में जो मधेश है, इसको एकीकृत करना होगा, और उस एकीकृत करने के लिए जो जो टूल्स का अब प्रयोग करना पड़ेगा, उस टूल्स में राजनीतिक पार्टी भी होगी, नीति नेता सिद्धांत भी होगा, चाल चरित्र चेहरा का पैमाना भी होगा, सड़क और आंदोलन भी होगा। तो उस टूल्स का प्रयोग किया जाएगा, और उस टूल्स को लेकर आने वाले समय में आगे बढ़ाया जाएगा। रामशुकुल बाबू हजुर, अब जसरी कि तपाईहरू खास गरी विशुद्ध मधेसवादी राजनीति गर्दै आउनु भएको छ, जुन मधेसको पहिचान थियो, मधेसी भनेर चिनिने नेपाल सदभावना पार्टी जुन पन्जा छाप, त्यसलाई अहिले अब रायन महतोजी, उहाँ पनि सद्भावनाकै एउटा प्रडक्ट हुनुहुन्छ, उहाँ अब फेरि सद्भावना पार्टीलाई, नेपाल सदभावना पार्टी पन्जा छापलाई बिउताउँदै, अथवा त्यो पार्टी उहाँले नि अर्को दर्ता, अहिले निर्वाचनमा अहिले पनि दर्ता छ त्यो पार्टी, त्यो पार्टीलाई फेरि अब लिएर उहाँ अब अगाडि बढ्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, के छ यसमा? कौन कैसे कौन बोले आपको? नेपाल सदभावना पार्टी नाम की पार्टी तो है नेपाल के अंदर, अभी वोट में भी सम्मिलित था। उसके अध्यक्ष राजेंद्र महतो जी तो नहीं है, राजेंद्र महतो जी तो लोकसभा के नेता हैं, वहाँ अपने कार्यकर्ता जी 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 लोकसभा के नेता हैं। हम लोग भी लोकसभा में हैं, लोकसभा में हैं। राजेंद्र महतो जी तो लोकसभा के नेता हैं। नेपाल सदभावना पार्टी निश्चित रूप से देश में एक पार्टी तो है, पंजा छाप भी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकुमार महतो जी हैं। तो रामकुमार महतो जी अपने आप में एक अध्यक्ष हैं भाई, वो कार्यकर्ता कैसे हैं, कैसा इन्फॉर्मेशन है नेपाल सदभावना पार्टी तो है। उस पार्टी के साथ मधेश का भावनात्मक लगाव भी है, हमने देखा है मधेश में अभी के विगत के चुनाव में उस पार्टी के साथ मधेश के पुराने लोगों का भावनात्मक लगाव। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, देखिए पार्टी का तो नाम बदला, काम बदला, पार्टी अग्रगमन के ओर अपने विषयों के लेके लोग आगे बढ़े, तो पार्टी तो है, पार्टी है, लेकिन वो पार्टी में राजेंद्र महतो जी नहीं है, हम लोग नहीं हैं। पार्टी रामकुमार शर्मा जी उसके अध्यक्ष हैं, और भी बहुत सारे उसके नेता लोग हैं। पार्टी है, लेकिन वो उनके कार्यकर्ता का नहीं है भाई। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकर्ता, लोकसभा के नेता का कार्यकर्ता कैसे होगा? ये दोनों विषय ही अपने आप में विरोधाभासपूर्ण विषय हो गया ना। हजुर, तर अपनी पार्टी है। तर खास गरी राजेंद्र महतोजी अब पुराना सद्भावनाका क्याडरहरूलाई सङ्गठित गर्दै त्यस पार्टीलाई अब पिकअपमा ल्याउने, पुरै गर्ने भनेर कुराहरू पनि आइरहेको छ। पुराना कैडर नहीं, भावनात्मक लगाव तो हो सकता है ना। क्या होता है ना कि स्कूलिंग जो होता है किसी आदमी का,
ये सत्य है क्या? लाख आप प्रयत्न कर लें, कहता है ना कि पहला प्यार आदमी नहीं भूलता है। ये सत्य है, ये सत्य है क्या? तो जिस पार्टी के साथ जिसने भी काम किया है तो उस पार्टी को नहीं लोग भूल पाता है, उस संगति को। लेकिन पुराने लोग अब कहाँ हैं? पार्टी भी अब बिखर गया, बदल गया। अब तो लोकसपा में हम लोग आ गए ना, लोकसपा ही हमारी सब कुछ है ना, लोकसपा को ही तो बनाना है ना। परंतु पहले था नेपाल सद्भावना पार्टी नाम का एक पार्टी था, हम लोगों की इच्छा थी लेकिन वो नहीं चल पाया। तो यहाँ तक मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ कि जिस पार्टी से लोग अपने जीवन का शुरुआत किए होते हैं, उस पार्टी का स्नेह हृदय के कोना में कहीं न कहीं वह कायम रहता है। तो वह सब पर लागू है कि हम ही लोगों पर लागू है साहब? और जो कांग्रेस से आए हैं मधेशवाद का राजनीति करने, तो उनके दिल में भी कांग्रेस जिंदा है कि? सुना जाए जरा, इसको ऐसे लीजिए। आप वरिष्ठ पत्रकार, आप हमसे पूछते हैं साहब, राम कुमार महतो जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेपाल सद्भावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो हमारे नेता राजेंद्र महतो के कार्यकर्ता कैसे हो गए? वो अपने आप में नेता हैं। लेकिन चलिए, नेपाल सद्भावना पार्टी से हम लोगों ने जिंदगी का शुरुआत किया है, मधेशवाद का सफर तय किया है, तो हृदय के एक कोना में है। तो हमारे हृदय के एक कोना में यदि नेपाल सद्भावना पार्टी है, उससे जोड़ के आप देखते हैं तो जो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आए हैं मधेशवाद का झंडा लहराने, तो उनके भीतर भी कांग्रेस है। कि जिस कांग्रेस को हम आज भी नस्लीय कांग्रेस कहते हैं, जिस कम्युनिस्ट को हम आज भी लाल आतंकवादी कम्युनिस्ट कहते हैं, तो जो हमारे यहाँ कम्युनिस्ट आए हैं उनके हृदय में भी कम्युनिस्ट विराजता है। जो कांग्रेस से आए हैं नेता जितने भी बड़े हो जाए, उनके हृदय में भी कांग्रेस विराजता है। तो उनके हृदय में कांग्रेस विराजता है तो यहाँ लोगों का आपत्ति नहीं है। जो कम्युनिस्ट से हैं उनके हृदय में कम्युनिस्ट विराजती है तो लोगों को आपत्ति नहीं है। तो हमारे हृदय में भी एक कोना में यदि नेपाल सद्भावना पार्टी विराजती है तो इसमें हर्ज क्या होना चाहिए? विषय यह है कि हमारा उद्देश्य विभेद के विरुद्ध का संघर्ष। तो साधन, ये सब तो अब साधन है, पार्टी का नाम साधन होता है। साध्य हमारा है मधेश के अस्तित्व को स्थापित करके। लेकिन ये सब सही बात नहीं, पूछिए, तकलीफ होता है क्योंकि मधेश के नाम पर आज भी अपनी अपनी अंतरात्मा के स्नेह को अपने अपने स्थान पर रख के लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को पता है। तो पता है तो हम लोगों के हृदय में कोई नस्लीय पार्टी का स्नेह नहीं है, कोई नस्लीय कांग्रेस और लाल आतंकवादी कम्युनिस्ट का स्नेह नहीं है। स्नेह है तो सिर्फ मधेशवाद का स्नेह है, स्नेह है तो सिर्फ लोकतंत्र का स्नेह है, स्नेह है तो सिर्फ भारत के साथ विशेष संबंध का स्नेह है। क्योंकि हमारी स्कूलिंग रही लोकतंत्र, मधेशवाद और भारत के साथ विशेष संबंध। तो हमारा स्नेह इस तरह का स्नेह है। हमारा स्नेह मधेशवादी पार्टी में रहते हुए सत्ता का सुख प्राप्त करना और कांग्रेस एमएलए को मजबूत करना, अपने आका के प्रति अपने पुराने स्नेह को मुखरित करते हुए आगे बढ़ना, यह स्नेह हमारी स्नेह नहीं है। तो हम लोकसभा मजबूत करेंगे, देखते हैं आगे क्या होगा। हजुर, अब जस्तै तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो कि जब मधेशवादी शक्तिहरू सत्तासँग नजिक पुग्न खोज्यो अथवा सत्तामा गयो अनि कमजोर हुँदै गयो, अहिले फेरि अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। राष्ट्रपतिज्यूले यो 10 गतेसम्मको लागि सरकार गठनका लागि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार। भनेपछि अब लोकसभा फेरि सरकारमा जाँदैछ। ये लोकसभा जो चलाते हैं उनको पता होगा साहब, ठीक कहें आप। 1.5 बरस हो गया, हम लोग ना कोई केंद्रीय कमेटी है ना कुछ है, छोटा सा एक है कुछ है, लेकिन वो काम का नहीं है। चार जना को लागि मतलब आओ क्या है नहीं है वही लोग जाने। अब हम कोई न हम ठेकेदार हैं, जो हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं साहब। 1.5 बरस से काम ही नहीं मिला, काम ही नहीं दिया गया, काम नहीं दिया गया। 33 बरस से देखते हैं आपके बगल में झोला रखे हुए हैं, झोला 33 बरस से घूमता था, 1.5 बरस से रुका हुआ, काम ही नहीं। तो सरकार में जाएंगे क्या करेंगे। लेकिन विगत के समय में हम एक व्यक्तिगत अपनी बात कहते हैं, हमारे जैसे बहुत लोग हैं कि संघर्ष करने वाले लोगों को, अधिकार के लिए लड़ने वाले शक्ति को सरकार में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सरकार में नहीं जाना चाहिए। इस सरकार में जाने का नतीजा हम देखे हैं ना, हम लोगों को पता है ना। गजेंद्र बाबू सरकार में गए, हमारे प्रमुख जो नेता थे हैं, वहीं से अवसान शुरू हुआ हैं। तो सत्ता में गए गजेंद्र बाबू, जब शुरू में सत्ता में गए, नेपाल सद्भावना पार्टी पहली बार बहुत अच्छी सीट लेके आई, 5% से ऊपर का वोट आया, 6 सांसद हमारे जीते। सत्ता में गए तो फिर देखिए नेपाल सद्भावना पार्टी, फिर सद्भावना पार्टी, फिर संघीय सद्भावना पार्टी, फिर जसपा, लोसपा, राजपा, ये क्या 17, 18, 20 कितना हो गया,
4 जगह, 5 जगह, 10 जगह, ये सब सत्ते से हुआ ना हैं। और जब जब हम सत्ता में गए हैं तो मधेश विभाजित हुआ है, मधेश का संघर्ष का स्वरूप विभाजित हुआ है। और एक तरफ उपाय क्या है, तो विभाजित संघर्ष के स्वरूप को जो यहाँ से शासक के द्वारा विभाजित किया जा रहा है उसे एकीकृत स्वरूप देना होगा। तो एकीकृत स्वरूप देने हेतु विश्वास जीतना होगा। किसका? तो मधेश का। किसका? तो पहाड़ के जनजाति भाई बहनों का। तो वह विश्वास कहाँ से जीता जा सकता है? तो वह विश्वास सिर्फ सड़क से जीता जा सकता है, सत्ता सरकार से नहीं जीता जा सकता है। और सत्ता सरकार का तो माइंडेड भी नहीं है। कौन कहेगा 4 सीट 9 सीट वाला कहीं सत्ता में दुनिया में गया है? ये दुनिया में जबरदस्ती अब हम जाएंगे हैं, तो बैठक ही नहीं है। तो यहाँ क्या कहा जाए, बिल्कुल सत्ता में नहीं जाना चाहिए। सड़क का माइंडेड है, जनता सड़क के लायक बनाया है तो सड़क पर खड़ा रहना चाहिए और संगठन विस्तार करना चाहिए, संगठन मजबूत करना चाहिए, सत्ता में नहीं जाना चाहिए। सत्ता में जाने का निर्णय आत्मघाती निर्णय होगा और उसी आत्मघाती निर्णय का परिणाम हुआ जो आज हमारी पार्टी थ्रेशहोल्ड को नहीं पार कर सकी और सड़क पर खड़ा है। सड़क पर खड़ा है मधेश का भाग्य, मधेश का भविष्य, मधेश का भूमि आज सड़क पर खड़ी है। तो मधेश के भाग्य, भविष्य, भूमि से खिलवाड़ ना किया जाए। मैं आप ही के मंच से आह्वान करता हूँ। मैं वहाँ कोई बैठक उठक कुछ अब हम क्या बताएं इसमें, लेकिन मैं यहीं से कहना चाहता हूँ कि हमारी लोसपा पार्टी को सरकार की बात सोचनी भी नहीं चाहिए और जनता का आदेश है कि आप सड़क पर रहें और संगठन विस्तार करें और मधेश के मांग मुद्दा के प्रति ईमानदार रहते हुए मधेश के तमाम 24 जिला में 22 जिला और भीतरी मधेश सहित का जो उदयपुर सिंधुली का निचला भूभाग है इसके लिए और पहाड़ के जनजाति इलाका में संगठन विस्तार हम लोग करें और संगठन विस्तार करके एकीकृत आंदोलन की तैयारी करें, जहां से 53% का मधेश का अधिकार, 30% का जनजाति का अधिकार, सभी वर्ग समुदाय का अधिकार को सुनिश्चित करके और एक सुंदर नेपाल का निर्माण कर सके। इसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और सत्ता में जाने के लिए सत्ता में जाने का माइंडेड नहीं है। यह एक घृणित डिसीजन होगा। मैं आपको कहता हूं, शब्द भी कहता हूं, घृणित निर्णय होगा। सत्ता का माइंडेड है। हजुर, तर अहिले जसरी मधेसमा 2-3टा जुन नयाँ नयाँ शक्ति आएको छ, एउटा जुन अब नागरिक रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, त्यस्तै डाक्टर सीके रावजीको यो जनमत पार्टी र जुन अब बिस्तारै खुम्चिँदै गएको तपाईँहरूको लोसपा, जसपा, यी सबै अहिले सत्ताकै वरिपरि घुमिरहेको छ। कता कुन गठबन्धनमा जाँदा राम्रो मन्त्रालय पाइन्छ भनेर अहिले तपाईँका जुन मधेसका शक्तिहरू जुन भनिएका छन्, जुन रेशम चौधरीले चाहिँ भेट्नुभयो उहाँ पनि मधेसी हो, तर खास गरी अहिले जुन मधेसका शक्तिहरू अलिअलि म्यान्डेट पाए पनि सत्ताकै वरिपरि घुमिरहेको अवस्था छ। सबसे पहले तो सभी जितने भी पहली बार वे लोग इस बार के संसद भवन में प्रवेश किए हैं, यहाँ से ही सभी लोगों को बधाई और शुभकामना व्यक्त करना चाहूँ। ठीक है, आए अपने विषय को रखें। 3 मोर्चा पर लड़ाई लड़ा जाता है, सड़क, सदन और सरकार। 3 मोर्चा से लोग संघर्ष करते हैं। तो मधेश को यदि अधिकार संपन्न करना है तो 3 मोर्चा में से सरकार का अनुमति किसी भी मधेशवादी पार्टी को मधेसी जनता ने नहीं दिया है, किसी मधेशवादी पार्टी को नहीं दिया है। अपने को कोई तिस्मार खां समझते हो तो समझें, सभी को मैंडेट दिया है कि आप सड़क पर रहो, सभी लोगों को मैंडेट दिया है कि आप सदन में भी रहो। तो सदन और सड़क की लड़ाई के लायक सभी मधेशवादी पार्टी को कमोबेश बनाई गई है। कोई पार्टी बड़ा से छोटा हुआ, कोई पार्टी जमीन से उठ के आसमान में गया, छोटा से बड़ा हुआ, परंतु एक ही पार्टी का मधेश हो गया, यह नहीं हुआ। और ये अच्छी बात भी है, ये अच्छी बात भी है। कल तक एक नेपाल सद्भावना पार्टी मधेशवादी पार्टी अकेले लड़ती थी साहब इस देश की दर्जनों नस्लीय पार्टी से। आज कम से कम नस्लीय पार्टी का नाम भूलते जा रहे हैं लोग और आपस में पूरा मधेश यदि इस मोड में आ जाए, हमरे जैसे एक सिपाही को खुशी होता है कि चलिए लोसपा वाला जसपा से कंपटीशन कर रहा है, जसपा वाले जनमत से करेंगे, जनमत वाले नागरिक उन्मुक्ति से करेंगे, तो आपस में ही ना कम से कम तो एक जगह हम जल्दी एक भी तो होंगे। एक नहीं होंगे, एक चुनाव चिन्ह हमारा नहीं बनेगा, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा, तो चलिए हम आपस में
एकता तालमेल करके हम आंदोलन में जाएंगे, आपस में करके। हमको इन लोगों की तो जरूरत नहीं रहेगी जिन्होंने हमको जिन लोगों ने अधिकार छीन के हमको आज तक औपनिवेशिक शासन, उपनिवेश की तरह कॉलोनी बना के मधेश को कॉलोनी बना के रखा ना, औपनिवेशिक शासन किया ना। तो इस औपनिवेशिक शासन करने वाले को साथ तो हमें नहीं झुकना पड़ेगा, हम आपस में एक हो जाएंगे। परंतु हम निवेदन किया आपसे कि सदन, सड़क और सरकार, 3 मोर्चा है संघर्ष का। तो सरकार का माइंडेट किन्हीं को नहीं है। जो कोई सरकार में जाएंगे, वो लोसपा हो कि जसपा हो कि जनमत हो कि नागरिक। एक बात हमको नागरिक उन्मुक्ति की अच्छी लगी है, पत्र पत्रिका मीडिया में जो देखा है, प्रमाणित होना बाकी है। अभी तो क्या होता है कि भाषण कुछ और नजर आएगा, चुनाव के समय में घोषणा पत्र कहिए या प्रतिबद्धता पत्र कहिए, इसमें कुछ और नजर आएगा, हो कुछ और जाता है। तो अभी देखना बाकी है। लेकिन नागरिक उन्मुक्ति के साथियों ने एक चीज किया कि जब तक तुम रेशम चौधरी जी के संबंध में या झूठा जो मुद्दा लगाया गया है इसके संबंध में निर्णय नहीं करोगे, तुम किसी से बात ही नहीं करेंगे। यह अड़ान हमको अच्छा लगा। अड़ान ऐसा होना चाहिए। सारा मधेशवादी पार्टी यदि कह दे देश के अंदर में कि जब तक तुम नागरिकता विहीनों को नागरिकता नहीं दोगे, जब तक संविधान का संशोधन नहीं करोगे, जब तक मधेश मैत्री संविधान नहीं बनाओगे, जब तक मधेश की भाषा वेशभूषा को तुम स्थापित नहीं करोगे, तब से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, कोई खान पान नहीं, छुट्टम छूट है। तो नागरिक उन्मुक्ति वालों ने तो किया है। तो समग्र में मैं कहूँ तो करना यह चाहिए कि सड़क पर और सदन में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाते हुए अंगद के पैर की तरह, अपने चट्टान की तरह अपने पैर को मजबूत करते हुए इससे बार्गेनिंग करना चाहिए। आर पार नजर से नजर मिला के इसके साथ नगद में बात करनी चाहिए। झूठा फूसा दो समझौता देखिएगा आप सब करना शुरू करेगा। लिखित बस तमाशा ही वही है साहब। 2 लिखित समझौता करके हम इस समझौता किए हैं, अगला इस शर्त पर हम जा रहे हैं, किसको मूर्ख बनाते हैं। ये सब नहीं चलेगा। ये सब हुआ तो आप याद रखिएगा कि अभी जो पार्टी आपको उभरता नजर आया, ऊपर से जो नीचे आया सो तो आ गया। अब नीचे वाले को ऊपर उठना है, और जो ऊपर गए हैं उनको लगता है कि हम बहुत बड़े तिस्मार खां हो गए, सारे के सारे मटिया मेट हो जाएंगे। मटिया मेट हो जाएगी ये सारी पार्टी यदि सरकार का बात कोई किया तो। तब कहिएगा तो होगा कि मटिया मेट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका कांग्रेस कम्युनिस्ट आ जाएगा? बिल्कुल नहीं साहब। वही वह बिंदु होगा, वही वह प्रस्थान बिंदु बनेगा जब मधेशवाद अपना गंतव्य तय करेगा। मधेश के आज के युवक, मधेश का इतिहास, मधेश का नस्ल अपना नेता भी तय करेगा, अपना रास्ता भी तय करेगा, अपना भाग्य भविष्य भी तय करेगा। और देखिएगा उसमें ज़्यादा विलंब नहीं है। और उस वक्त एकीकृत आंदोलन भी होगा, संगठन भी होगा, और मधेश अपने मिजाज के साथ अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़ेगा। सत्ता में जाने दीजिए। सत्ता में जाते हुए मधेश का युवा, मधेश के लोग देख रहे हैं कि जिस भावना के साथ हमने वोट दिया है, साहब अब सत्ता में जाइएगा ना। आज 10 लाख आदमी बिना नागरिकता का छटपटा रहा है, उसको आप छोड़ के, सड़क पर छोड़ के, कल रेशम जी से वही बात किए तो कह रहे थे 8 बरस से जेल में हैं, 8 बरस से जेल में हैं। और क्या सरकार कोई भोजनशाला, उन्हीं का शब्द था कि सरकार कोई भोजनशाला है, सरकार कोई डिस्को थिएटर है? रमन जी आप बताइए तो, सरकार को लोग भोजनशाला और डिस्को थिएटर समझते हैं कि मधेश का वोट ले लो, संघर्ष करने के लिए, अधिकार के लिए वोट देता है लोग, कि सरकार में जाने के लिए वोट देता है, पुष्ट दर पुष्ट के लिए संपत्ति जमा करने के लिए लोग वोट देता है, सखा संतान का नाम समानुपातिक सूची में रखने के लिए वोट देता है। क्या समझ रखा है लोगों ने राजनीतिक पार्टी? तो सवाल उठता है कि मधेश में हम लोग जब जाते हैं तो रेशम चौधरी जी के शब्दों में मैंने कहा है कि सरकार भोजनशाला नहीं, सरकार डिस्को थिएटर नहीं, तो सरकार क्या होता है? चुनाव में जाते हैं तो हम अपने परिवार का नाम, अपने पत्नी का नाम, अपने बेटा बेटी का नाम क्या समझ रखे हैं? प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता है राजनीतिक पार्टी। कोई पार्टी हो साहब, हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हमको समूचा मधेश देखिए, माने कोई पार्टी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, हम यह भी नहीं कहने वाले हैं लोग जो कि मधेश में पार्टी ही नहीं होना चाहिए। हम अभी तो 2-4 पार्टी है ना, हम कहते मधेश में 50 पार्टी रहे, कम से कम आपस में
अच्छे काम के लिए प्रतिस्पर्धा तो होगा ना साहब। बाद में हम लोग मोर्चा बना लेंगे आंदोलन के समय में, जितना मन है उतना पार्टी खोलें, लेकिन मधेश का वोट मधेश में रहे, यह उद्देश्य होना चाहिए। मधेश का वोट पहाड़ी नेतृत्व के पार्टी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। अपने अपने नेता से, जो नेता गड़बड़ी करता हो, जो नेता परिवारवाद करता हो, वंशवाद करता हो, अवसरवाद का फायदा उठाते हो, उस नेता से मधेसी को नफरत करना सीखना चाहिए। लेकिन नफरत करते हुए मधेश के वोट को पहाड़ी नस्लीयता वाली पार्टी में जाने नहीं देना चाहिए। यह पार्टी गड़बड़ तो 10 पार्टी रहेगा तब ना ऑप्शन रहेगा, तो उस पार्टी को दे दो भाई। वो पार्टी उस पार्टी से नहीं गड़बड़ी है तो इस पार्टी में आ जाओ भाई, और सब गड़बड़ हो गया तो नया निर्माण कर लो। लेकिन मधेश का वोट मधेश में रहना चाहिए, मधेश का संघर्ष मधेश के लिए होना चाहिए, मधेश के युवा को मधेश के लिए चिंतित रहना चाहिए। इतना निवेदन मैं करूंगा आपसे। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। मधेश मीडिया हाउस के प्रति मैं अपना संपूर्ण शुभकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संस्थापक मधेसवादी नेता, हिन्दी भाषा अभियानी एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता रमन पाण्डे।